हम लोग पिछले सत्र में जो बात आई थी जी। उसको थोड़ा सा अ, चर्चा में लिया, और आगे आज जो हम आपसे सुनना चाहते वो भी अ, उस पर भी छोटा सा मंथन हम लोग कर, कर रहे थे। पिछले दो जी। दिनों में हम लोगों ने आपस में इसको गोष्ठी में भी रखा था और इस पर भी विचार किया था। तो 1 मिनट है भैया, तो अभी 1 मिनट रुक लेते हैं, फिर करते। जी। जी भैया, जो उनको हम अच्छे से फिर आगे पुनः मनन के लिए ले सकते। तो 5 बज गए हैं भैया, तो रामाशंकर भैया जी, इसमें जैसे भैया बोल रहे थे ना, नमस्ते सर। ये जो नमस्ते भैया। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, 10 सोपानी व्यवस्था, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझना चाह रहे थे। पूरा डिटेल में कैसे, किस स्तर पर क्या क्या इसमें होना है, कैसे होना है, और इसको हम अभी अम, अनुभवगामी विधि में हम उसको कैसे देखें, कैसे करें उसमें अभ्यास। तो उसमें थोड़ी सी अच्छे से स्पष्टता की जरूरत। जी जी जी, थोड़ी बात कर सकते हैं उसमें। जी भैया जी। भैया, परिवार मूलक व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने जो चर्चा की है, आपस में जो देखा, तो उसमें कुछ कुछ बातें हैं जिस पर हमें थोड़ा सा और स्पष्ट चित्र की आवश्यकता लगी। जैसे 10 की संख्या की बात कही है बाबा जी ने परिवार को लेकर। तो जी अ, आमतौर पर अभी जो हम देखें, हमारे जो जीने की शैली है उसमें 10 तो नहीं लेकिन 4 की ही संख्या बनती है, और वे भी 4 संख्या जो है आगे चलकर टूट जाती है, अगली 4 में बदल जाती है। 3 पीढ़ी कहीं कहीं एक साथ रहती हैं, लेकिन 3 पीढ़ी में आपस में उस प्रकार का तालमेल नहीं होता कि एक परिवार में जो समस्त प्रकार के जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों में तीनों पीढ़ी जो है एक सूत्रता में अ, अपने प्रकाशन को रख पा रही हो। तो यह भी नहीं होता। तो ये आज का स्ट्रक्चर है जो देखने में आता है। यहाँ पर 10 की संख्या कही है, तो 10 के बाद के ही आगे फिर बात कही। फिर एक बात और भी जो ग्राम स्वराज को लेकर गांधी जी ने भी बात कही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने की आवश्यकता है, व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होने की आवश्यकता है, और एक एक गांव को स्वायत्त होने की आवश्यकता है। इस तरह की बात हुई जो विफल हुई, जो सफल हो नहीं पाई। पिछले सत्र में हमने आपसे सुना था कि जो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो हर घर में से होते थे या गांव के स्तर पे होते थे, वे आज समाप्त प्राय, क्योंकि उससे फाइन तरीके से बड़े बड़े उद्योगों ने उसको टेक ओवर किया हुआ है। तो जब फाइन तरीके से उन्होंने किया है तो यहाँ से निकल गए। तो ऐसे में आज जो परिवार मूलक व्यवस्था जिसमें बाबा जी ने कुटीर उद्योग को स्थान दिया है, ग्राम के स्तर पर या परिवार के स्तर पर, परिवार समूह के स्तर पर, और फिर बड़े उद्योग को फिर आगे मंडल के स्तर पर रखा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये भी अव्यावहारिक आज लगे हैं कि इनकी सफल होंगी कि नहीं होंगी, यह भी लगने लगा है। फिर एक बात और कि ये बाबा जी ने कल्पना रखी है या व्यवस्था के चित्र को पहचाना है और उसके अनुसार 10 की संख्या से ही आगे की संख्याओं का निर्धारण है, यह रखा है। इन सभी ये सारे मुद्दे हम लोगों के देखने में आए जो हमें आवश्यक रूप से आपसे सुनने की आवश्यकता लगी है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जो संविधान में जिस आया है उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं, और यह सब जो प्रश्न अभी उभरे हैं इन प्रश्नों को भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। किस प्रकार से ये विकल्प के रूप में है, इसे भी देखना चाहते हैं। जी भैया। जी भैया। तो सबसे पहले दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ। उसके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। तो पहले हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के बारे में ही सोचते हैं। सबसे पहले जिसको हम सात्विक वस्तु कहते हैं वो है कि अस्तित्व कैसा है।
तो अस्तित्व में व्यापक वस्तु है जो ऊर्जा के रूप में है, निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में है, और इसके साथ इकाइयां हैं। इकाइयों में भी दो वैरायटी है, एक चैतन्य इकाई है, एक जड़ इकाई है। और ये भी है कि जड़ से चैतन्य बनता है, फिर चैतन्य इकाई में गठन पूर्णता के साथ आगे क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता होती है। ये पूरा अस्तित्व का लक्ष्य। और इस क्रम में अस्तित्व में चार अवस्थाएं पाई जाती है। तो ये जो भाग है इसको हम कह रहे हैं तात्विक। मूल में बाकी जो तीनों अवस्थाएं हैं मानव के अलावा, ये सब कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है और फल भोगने में ये स्वतंत्र है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र। तो बाकी तीनों अवस्थाएं व्यवस्था में है बिना कर्म स्वतंत्रता के। अब मानव को कर्म स्वतंत्रता के साथ व्यवस्था में होना, तो ये मानव को बनाना है। बाकी पूरे बने बनाई है। तो ये जो भाग है मानव जिसको बनाएगा, मानव जिसको बनाएगा, बनाना का एक नियम है, उसको कह रहे हैं बौद्धिक। तो तात्विक माने अस्तित्व सहज, बौद्धिक मतलब अस्तित्व सहज होते हुए भी मानव का जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी तृप्ति हो जाए, उस तृप्ति को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था है उसका नाम है बौद्धिक। इसमें मानव का कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता लग रहा है, उसका तृप्ति बिंदु तक पहुंच रहे हैं, उस प्रकार की व्यवस्था। और व्यवहारिक जब व्यवस्था बनती है तो हर दो दो चार चार लोगों के बीच में जो व्यवहार और कार्यकलाप होंगे, जो परिस्थितियां आएगी, जो कॉमन प्रॉपर्टी आएगी, उसका जो निर्वाह होगा, उसके साथ जो भी जुड़े हुए भाग हैं उसको व्यवहारिक कहते हैं। तो तात्विक अस्तित्व सहज, बौद्धिक मानव के कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता को जब जोड़कर आगे देखा जाता है उसका नाम है बौद्धिक। और बौद्धिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी दो मानव के बीच में या दो स्थिति परिस्थितियां जो भी है उसके बीच के जो निर्वाह है उसको व्यवहारिक कहते हैं। ये कुल गणित इस ढंग से पूरा दर्शन को सेट किया। अब जो मानव की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु के साथ जो व्यक्त करना है, अब इसको हम कह रहे हैं कि ये कल्पना है या वास्तविक। यदि जो तृप्ति बिंदु तक पहुंच गया है वो व्यक्ति जब कल्पना करेगा तो सब वास्तविक ही होगा। हमारे जैसे लोग जो तृप्ति बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वो जो भी करेंगे उसमें अतृप्ति की कुछ झलक अभी होगी। तो अब बाबा जी ने उसको बौद्धिक रूप से एक स्थिति को दिया हुआ है। उनका कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु हो गया था, उसके आधार पर उन्होंने अस्तित्व को भी देखा और ये वाले भाग को भी देख के प्रस्तावित किया। अब आती है 10 की संख्या। एक व्यक्ति कितने लोगों के साथ अधिकतम निर्वाह कर सकता है, कितना न्यूनतम निर्वाह कर सकता है और औसत कितना निर्वाह कर सकता है, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। मैं अमरकंटक में रहा हूँ, हम लोग 15-16 लोग रहते थे बाबा जी के घर में, परिवार में। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी रोज सबसे बात हो जाए, ऐसा नहीं। कई लोगों से, मतलब 2 भैया हैं, उनका ज्यादातर काम बाहर का था, तो मेरी उनसे सप्ताह में एक आध बार ही बात होती थी, वो भी बहुत ही फॉर्मल बातें। काम कभी होता था तो बात अलग है। तो जिसको हम बोलते हैं कि हम यदि ज्यादा लोग रहें तो एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाती, व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो एक 10 की जो संख्या है वो मानव की योग्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया। एक मानव कितने लोगों के साथ निर्वाह कर, एक बड़ा भाग मानव का चला जाता है शरीर को बनाए रखने में। शरीर को बनाए रखने में उत्पादन और विनिमय ये आ रहा है, आहार विहार आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा भाग शरीर को बनाए रखने में, सफाई है, घर को घर बनाना है, घर की सुरक्षा करना है और महत्वाकांक्षा की कुछ चीजों को पूरा करना है। तो बहुत बड़ा मानव का श्रम मानव को बनाए रखने में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा बच रहा है शक्ति, उसमें हम व्यवहार करना है और सही व्यवहार करना है। इसमें गलत व्यवहार होने से फिर हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। तो
अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं कि 4 विषयों को बना के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मानव परंपरा समाप्त हो जाएगी, कोई भी परंपरा नहीं चलेगी जीवावस्था के लिए। तो 4 विषय को बनाए रखना, उसका तरीका इतना हो जाए कि ये चारों विषय हम प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियम से पूरा कर, या सबको मिल जाए, सबको ये 4 विषय मिल सके, क्योंकि सबको जीने का हक है, जीना अभी इसी को मान रहे हैं। तो यदि 4 विषय मिल जाए और उसमें हम हस्तक्षेप न करें, तो ऐसी स्थिति को एक हम बढ़िया स्थिति मान रहे हैं, और उतने में ही मानव का अधिकतर समय खप जाता। तो सामाजिक नियम से यदि इनको हम प्राप्त कर लेते हैं 4 विषय को, तो पहला अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट है, इसी में जीते हुए तीनों इच्छाएं पूरी हो जाए। 4 सामाजिक और प्राकृतिक और बौद्धिक नियम के साथ तीनों इच्छाएं पूरी हो जाए, और उसके ऊपर जो अगली जो स्थिति है वो प्रामाणिकता आ जाए। तो 4 विषय को नियंत्रित करने का जो सबसे बढ़िया और सार्वभौम तरीका है वो है सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम। इसके बाद इनके साथ साथ ही और ज्यादा उसमें रिफाइनमेंट लाते हैं तो 3 इच्छाएं, और ज्यादा रिफाइनमेंट लाते हैं तो लोकेशना, और ज्यादा रिफाइनमेंट आता है तो प्रामाणिकता। कार्यक्रम तो उतना ही है कि इसको बनाए रखना, स्थूल रूप में जो दिखता है, और सूक्ष्म रूप का जो कार्यक्रम है जीवन की तृप्ति होना। जीवन की तृप्ति के लिए वही सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम का पालन करना। तो 10 की संख्या को वहां से ड्रॉ किए हैं, और उसका जो आधार है अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को तृप्ति बिंदु तक ले गए, पाए वहां पर, और उसके बाद उसकी व्यवस्था को देख पाए। अब हम एक छोटी सी तुलना करते हैं। हमारे देश में तो था ही परिवार मूलक व्यवस्थाएं। परिवार मूलक हमारे देश में था नहीं, पूरी दुनिया में रहता है। बच्चा पैदा होता है तो परिवार विधि से पैदा होता है। इसके बाद उसका पालन पोषण 2-3 साल तक तो करना ही पड़ता है परिवार को। तो ये सब जगह हो रहा है, तभी मानव वहां पर दिख रहा है, मानव की परंपरा है। माने ये बिना कुछ प्रयास के है, और लोग साथ में है तब हो रहा है, नहीं तो नहीं हो। सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद उसकी शिक्षा भी एक मुद्दा है। जो लोग जंगलों में रहते हैं वहां पर जंगली जानवरों से बचना और अपना शिकार करना और भोजन प्राप्त करना एक प्रकार की शिक्षा है। अभी हम जिस ढंग से ब्लैक बोर्ड और टेबल और ये सब रख के नहीं करते हैं, लेकिन वो होता है। तो ये होना ही पड़ता है और हो ही रहा है, और परिवार रूप में इसको जी रहे हैं। तो हर जगह परिवार रूप में जीना है। लेकिन आज हम देखिए, हमारे जो पुस्तकों को हम पढ़ेंगे तो हमारे उसमें कितना लाइन लिखा हुआ है परिवार में जीना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि एक भी लाइन नहीं। हमारे जो ज्ञान के जो बड़े बड़े दर्शन है, जो 6 दर्शन है, उसमें आप देखिए कितने लाइन लिखे हुए हैं परिवार के। 2 दर्शन और बौद्ध और जैन है, और चारवाक महाराज को भी ले लीजिए। आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम सारा दिन उसमें जी रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एक लाइन भी नहीं लिखा। तो इस जगह को महत्वपूर्ण मान ही नहीं रहे हैं कि जीना, सीधा हम ब्रह्म की बात कर। तो परिवार व्यवस्था में आदमी जीता है जी, और उसी में ठीक से नहीं जी पा रहा। तो दर्शन, मध्य दर्शन ये कह रहा है कि उसी में यदि ठीक से जीने के लिए यदि समझ आ जाए तो मानवीय व्यवस्था बन पाएगी। तो यहाँ जो कार्यक्रम बना है, 10 लोगों की संख्या इसलिए ली गई है, वो भी 10 का मतलब ये नहीं कि 10 ही होगा, लगभग 10 व्यक्ति हो जाए, ताकि वहां निर्वाह भी साथ साथ हो जाए। ये मुद्दा है, एक व्यक्ति कितने से निर्वाह कर सकता है, उस योग्यता को भी ध्यान में रखा गया है। और परिवार होगा तो 3 पीढ़ी से कम परिवार होगा ही नहीं। सामान्य रूप से जो मनुष्य की आयु है वो ऐसी है कि कम से कम 3 पीढ़ी तो होगी ही होगी, कभी कभी 4 पीढ़ी भी हो सकती है। इतने में 4 पीढ़ी होगा तो वैसे ही 10-12 संख्या बन जाएगी। जैसे पति पत्नी हुए तो उनके मान लो 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी चली गई, बेटा के साथ बहू आ गई,
फिर उसके अगले पीढ़ी में ऐसे ही हो गया, मान लो बेटे के साथ बहू हो गई, और उसके बाद फिर 2 बच्चे हो गए, तो 2 4 6 8 1, और ऐसा करके लगभग 10 व्यक्ति हो जाता है, 3 से 4 पीढ़ी रहने की स्थिति है ना। तो और यदि कहीं 2 भाई होते हैं तो ऐसी स्थिति होगी कि दोनों में से शायद एक भाई को जाना पड़ जाएगा दूसरे के घर में। 2 बहनें होंगी तो एक बहन तो चली जा रही है, हम अभी जिस प्रकार के समाज को बनाए हैं उस, तो 3 पीढ़ी की संख्या तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जो बच्चों के पालन पोषण के लिए जो एक धीमी गति की आवश्यकता होती है, उसके लिए वृद्ध जो है बहुत बढ़िया है। मैंने तीसरी पीढ़ी लगभग 40 45 50 में आ जाए, उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा ज्यादा है, और दौड़ भाग करने के लिए जो समय है उसके लिए युवावस्था का समय ज्यादा जरूरी है। तो दौड़ भाग माने उत्पादन करने में काफी परिश्रम लगता है, विनिमय करने में काफी दूर दूर जाना पड़ता है। हम कितना भी स्ट्रक्चर बनाए, ये सब चीजें बनी ही रहेंगी, है ना। एरोप्लेन बंद नहीं होगा, रेल बंद नहीं होगा, आना जाना आवागमन बंद नहीं होगा, तो उसमें किसी को जाना ही पड़ेगा। ये पूरी चीजों को हम देखते हैं, 3 पीढ़ी को देखते हैं, मानव की क्षमताओं को देखते हैं, तो ऐसा अवश्य लगता है कि 10 के आसपास की संख्या होना चाहिए, तो सबसे बढ़िया है। तो सबसे बड़ी योग्यता क्या अर्जित करना है कि 3 पीढ़ी के साथ हम निर्वाह कर सके। तो छोटे बच्चे को निर्वाह करने की बात करेंगे तो वो एक बात को 4 बार बोलते हैं, एक चीज को करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, है ना। हर समय घर को गंदा करते रहते हैं, कोई भी सामान देखते हैं इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो बच्चे ऐसे ही रहेंगे। वैसे ही बुजुर्गों को देखेंगे तो वो एक प्रकार से रहते हैं, चीजों को भूल जाते हैं, अपने आप भूलना होता है, वो कोई जानबूझ कर नहीं भूलता है। तो उनके साथ एक अलग प्रकार का निर्वाह है। तो एक प्रकार से हमको जो योग्यता अर्जन करना है, हर परिवार हर पीढ़ी के लोगों के साथ निर्वाह करने के लिए हमको समझ होनी चाहिए कि बूढ़ा व्यक्ति कैसा होता है, युवा कैसा होता है, बच्चा कैसा होता है, स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसे होते हैं, और उनके साथ निर्वाह का तरीका क्या, ये हमको समझना जरूरी है। और ये संबंधों के आश्रय में होगा, निर्वाह बिना संबंध के नहीं होगा। और ये जो समझ है, ये मुख्य रूप से शिक्षा का मूल कंटेंट, ये बहुत बड़ा भाग ये है जो रोज रोज करना पड़ता है। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो उसी को सभ्यता कहते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं तो उसी को संस्कृति कहते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं तो विधि और व्यवस्था भी इसी को ही कहते हैं। परिवार में जीने की विधि, एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, और ऐसे करके जैसे जैसे स्ट्रक्चर को बड़ा करते जाते हैं, वो जीने की जगह हमको और दिखती जाती है। मुख्य रूप से यदि हम एक गांव को देख लेते हैं तो उसमें जो चीजें आ गई वही लगभग लगभग उसके ऊपर की व्यवस्थाओं में आता है। तो एक यूनिट जो है व्यक्ति है, जिसमें समाधान होगा, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तो जो पहला जो कंडीशन है व्यक्ति में समाधान होना, वो व्यक्ति व्यवहार में सामाजिक होना है, व्यवसाय में स्वावलंबी होना है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन होना है, स्वयं पर विश्वास होना है, श्रेष्ठता का सम्मान होना। ये क्वालिटी यदि नहीं हो पाती है तो उसके ऊपर की बिल्डिंग नहीं बन पाई। तो ये पहला है। और इसके साथ साथ 3 पीढ़ी या न्यूनतम 3 पीढ़ी वाले परिवार व्यवस्था में जीने के लिए जितने प्रकार के कौशल चाहिए वो कौशल हो, जिस लेवल का शरीर का फिटनेस हो वो चाहिए, और इस विधि को बनाए रखते हुए वो जी सकते। तो पहला स्तर ही अभी हम नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए कोई सोच ही नहीं। अब कहीं भी 3 पीढ़ी नहीं, किसी भी घर में 3 पीढ़ी देखना मुश्किल है, शहरों में तो संभव ही नहीं है। फिर भी हमारे देश में आज भी मैं देखूंगा तो लगभग 50% घरों में आज भी 3 पीढ़ी तो है। शहर को नहीं कर रहा शामिल, पूरे गांव और शहर दोनों को शामिल करेंगे तो 50% लोगों में आज भी 3 पीढ़ी। तो 3 पीढ़ी का परिवार होगा ही होगा, उसका कोई विकल्प ही नहीं। तो 3 पीढ़ी का परिवार है, और हमारे में जो योग्यता है उसकी कमी है,
क्योंकि हमको जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो या इकोनॉमिक्स या जो फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, उसमें परिवार में जीने का कुछ भी इनपुट नहीं। उसमें हम बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन है वो दे नहीं रहा है। जो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है, जो घर में होना चाहिए या परिवार के आसपास होना चाहिए, उसकी कोई विधि नहीं है। तो इसको किसी विधि से बनाना होगा। और मैं देखता हूँ कि पहले 3 पीढ़ी था, ये पिछले 2 पीढ़ियों ने काफी परिश्रम किया कि परिवार साथ में न रहे। पहले यही सोचा जाता था कि घर ही में रहना है, वही जीने की जगह। अब ये तय हो गया है कि यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम बाहर जाके जॉब करेंगे। ये 100% लोगों में आ गया है। और कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते। तो जो जा नहीं पाते हैं वो बेचारे जिंदगी भर दुखी हैं। परिवार में जो जी पा रहे हैं तो भी दुखी हैं। जो बाहर चले गए, परिवार से उनको कोई लेना देना नहीं, वो लोग बढ़िया उस रूप में खुश हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो रही। तो हम 2 पीढ़ियों तक लगातार ये प्रयास किए हैं, तब आज ये स्थिति आई। तो वैसे ही अभी हम 2 पीढ़ियों तक प्रयास करेंगे तो ये स्थिति आएगी। कौन सी वाली? हर परिवार में लोग 3 पीढ़ी के लोग होंगे और साथ में जिएंगे। उसको लक्ष्य बना के जीना पड़ेगा। बीच में नारा चला था, हम दो हमारे दो। मैंने तीसरे पीढ़ी का नाम ही नहीं है, 2 ही पीढ़ी होगी। न्यूक्लियर फैमिली, ये सारी चीजें आई। परिवार नियोजन, मैं इसको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो परिवार व्यवस्था बनाने के लिए यदि लक्ष्य बनेगा परिवार से, घर से, स्कूल में, शिक्षा से, तो लोग उसके लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए अभी जो बड़ा काम करना है कि जो शिक्षा के स्तर पर या शासन के स्तर पर इस प्रकार की बातों को बोलना या इसको स्वीकार करवाने वाली बात होनी चाहिए कि 3 पीढ़ी की बात करें। क्योंकि अभी देखिए 3 पीढ़ी में फायदा क्या है? लोग बीमार होते हैं तो घर के लोग ही उसको निपट लेते। बच्चे को पढ़ाना है, छोटे बच्चे को देखना है, वो सब घर में पढ़ा रहे। अभी देखिए लोगों ने एक आंगनबाड़ी बनाया है। क्यों बनाया? लोग साथ में नहीं रह पा रहे हैं, बच्चों को कौन देखेगा? आंगनबाड़ी देख लो भाई। तो हमको बड़े स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं जिसमें इनको देखा जाए। ओल्ड होम जो बनाए गए, ये बड़े स्ट्रक्चर परिवार से बड़े में जाकर ये होंगे। तो बड़े में जाके लोगों ने बना लिया, लेकिन वो तृप्ति तो वहां कहीं भी नहीं। एक बच्चे को अपने घर में जो मिलता है आंगनबाड़ी में, तो वो नहीं मिलता। तो हमने बड़े बड़े स्ट्रक्चर अब बनाए हुए हैं, जबकि पहले ये छोटे में ही परिवार में ही बहुत आराम से हो जाता और साथ में रहना भी हो जाता था। ज्यादा अच्छे से देख रेख होती थी और मूल्यों के बारे में भी कुछ न कुछ भाषाभास की संभावना बनी रहती। तो अभी हम क्या करें? मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ एक स्लोगन डाला है, मानव तेज के साथ परिवार व्यवस्था में जीना, उसके लिए अध्ययन और अभ्यास। तो मूल जो वाक्य ये बना के रखे, 3 पीढ़ी के परिवार में जीना, 3 पीढ़ी के परिवार में जीना। इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? घर में क्या काम है जो करना ही पड़ेगा? तो सफाई घर में एक अनिवार्य काम, एकदम अनिवार्य। भोजन बनना घर में एक अनिवार्य काम। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। भोजन खिलाना, सेवा तो हम कह रहे हैं, वो एक अनिवार्य काम। तो ऐसे जो चीजें हैं, इधर ध्यानाकर्षण ही नहीं हो पा रहा है और घरों में इसका अभ्यास ही नहीं हो रहा है। और पूरी शिक्षा हमको उधर धकेल रही है कि आपको जाना है, जॉब करना है और फिर बड़े शहरों में रहना, या किसी को गांव में ही रहना है पर अपने गांव में नहीं रहना। मतलब घर को छोड़ना ही। ये डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से हर एक के मन में बैठ गया है कि मुझे घर को छोड़ के चले जाना। और योग्य होना है। योग्य होने के बाद बच्चों को ज्यादा माँ बाप से प्यार होता है तो बोलते हैं फिर अब आएंगे तब हम तुमको देखेंगे।
तो ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जो उसकी जो मूल जो भाग है वो इतना है कि एक बच्चे में कितनी योग्यता होनी चाहिए और ये मानसिकता होनी चाहिए और कुछ अभ्यास हैं जो निरंतर होने चाहिए, रोज का ये कार्यक्रम। इसके बाद की जो चीजें हैं बहुत सामान्य सी लगती है। 10 परिवार मिलके एक परिवार समूह बना लिया, उसमें 10 लोग कहाँ से मिले? 10 परिवारों में हर परिवार ने एक एक प्रतिनिधि भेज दिया, तो परिवार ने अपने से प्रतिनिधि चुन के भेज दिया। वो लोग बैठकर इन 10 परिवारों के बीच में जो सामंजस्य है उसको सोचेंगे। इन 10 के बीच में थोड़ी सी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जैसे सड़क होंगे, है ना? और इस प्रकार से जो मान लीजिए पानी आता है तो पानी की व्यवस्था होगी, बिजली आता है तो बिजली की व्यवस्था होगी। तो एक कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है उसके बीच का देखरेख वाला भाग है। मान लीजिए कोई उनके बीच में मैदान है, खेल का प्लेग्राउंड जैसी कोई चीज है, तो ये उनके देखरेख में आता है। अब ऐसे 10 परिवार मिलके जो लोग गए हैं, जिसको अपन परिवार ये कर रहे हैं, अब ये लोग 10 लोग मिलके एक व्यक्ति को चुन लेंगे, उसको ग्राम के लिए भेजेंगे। ऐसे गांव में यदि 10 ऐसा समूह है, माने 100 परिवार है, तो 10 लोगों की एक चुनी हुई टीम मिलती है, जिसको अपन ग्राम सभा कह रहे हैं। पूरे गांव का जो धारक वाहक है यही है। इस समय तक 2 स्टेप हो गए हैं। परिवार ने एक व्यक्ति को चुन के ग्राम सभा समूह में भेजा, परिवार समूह में भेजा, परिवार समूह ने फिर एक को चुन के ग्राम समूह में भेजा। तो ये कुल 10 लोग हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं। जो डेमोक्रेटिक जो क्राइटेरिया है जन प्रतिनिधि वाला वो भी पूरा हो गया है। और ये 10 लोग पूरे गांव की व्यवस्था देखेंगे और ये लोग का कोई वेतन नहीं होगा, अवैतनिक व्यवस्था अपने तृप्ति के लिए करेंगे, ये मान के किया जाए। ये 100 लोग में 10 लोग चुन के आए। इसके अलावा ये 10 लोग मिलके अब 5 समितियां बनाएंगे। शिक्षा संस्कार की एक समिति बनेगी, उसमें 3 लोगों को रख लेंगे। न्याय सुरक्षा की एक समिति होगी, उसमें 2 लोगों को या 3 लोगों को रख लेंगे। स्वास्थ्य संयम के लिए 2 लोगों की टीम बन जाएगी। उत्पादन कार्य के लिए 2-3 लोगों की टीम बन जाएगी। विनिमय के लिए 2-3 लोगों की टीम बन जाएगी, जो उसके एक्सपर्ट। आप मान लीजिए 3-3 ही लोग ले लेते हैं तो ये 15 लोग हो गए और 10-25 लोग हो गए। तो 1000 लोगों को 25 लोग मिलकर पूरी तरह डायरेक्शन देंगे। ये लोग मंथन करेंगे और मंथन करके देंगे। तो जिसको अपन बोल रहे हैं बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना केवल 2.5% लोगों के लिए होता है, और इसके ऊपर जो जाएंगे इन्हीं में से जाएंगे। तो 2.5% से अधिक लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो ये भी मन में बैठना पड़ेगा कि ये व्यवस्था में भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि ये जो 10 ग्राम सभा में हम चुने गए या 5 समितियों में चुने गए, इसके बिना भी व्यवस्था में भागीदारी बहुत आराम से हो सकती है। ये एक टीम बनी। अब ये लोग पूरी बात को करने के लिए फिर लोगों को की जरूरत पड़ेगी। तो अब लोग स्वेच्छा से 1 घंटे का समय समय यदि देते हैं, तो मैंने एक बार बताया था कि कैलकुलेशन, मान लो गांव में 1000 लोग हैं और 15 साल का बच्चा बहुत सारे काम करने योग्य हो जाता है, तो 15 साल से लेकर 60-65 तक बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये 50 साल की आयु में लगभग 600-700 लोग आएंगे। और यदि 1-1 घंटा देते हैं तो 600 घंटा प्रतिदिन मिला जाएगा। अभी जो इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन में 6 घंटे का एक शिफ्ट माना जाता है, माने 100 व्यक्ति हमको हर दिन मिल रहे हैं ग्राम। तो हर दिन 100 व्यक्ति हो तो गांव में मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल के बाद कोई काम बचेगा। केवल मेंटेनेंस होगा, सड़क का मेंटेनेंस थोड़ा समय लगेगा, नाली खराब हो गई उसका थोड़ा मेंटेनेंस है, मान लीजिए तालाब है उसका मेंटेनेंस कुछ लगेगा। तो इस प्रकार से कुछ कुछ मेंटेनेंस होता रहेगा। और ये सब मिलके कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से सबके श्रम दान से वो हो गया। या दूसरी विधि कर सकते हैं कि यदि उसमें कोई भी हमको काम करवाना है तो उसके लिए सब लोग कुछ पैसा देंगे, पूरा गांव टैक्स देगा, कुछ पैसा आ जाएगा और उस पैसे से
हम दूसरे लोगों को हायर करेंगे और ये काम करवा लेंगे। दोनों विधि से ये हो सकता है। तो ये चीजें, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, करना तो उतना ही है सबको, परंतु इसमें जो सबसे अधिक जो समय लगेगा शिक्षा के लिए लगेगा। अभी हमने एक एक वर्ष का एक एक आयु ग्रुप का एक एक ये बनाया हुआ है, मतलब 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 6 मतलब 6 से 7 के बीच का 1 साल, ऐसा करके स्कूल के हमने चीजें बनाई हुई है। तो स्कूल में 3 साल के बाद बच्चे चले जा रहे हैं, तो 3+4+5+, जैसे नर्सरी PP1 PP2, फिर 1 2 3 4 ऐसा करके हम एक एक वर्ष का ग्रुप बना लिया। तो अब 18 साल तक कितने ग्रुप हो रहे हैं? 12-13 ग्रुप। भैया डिस्कनेक्ट हो गए, मैं एक बार बात कर दूं। प्रश्न होंगे तो एक सेशन अगले रविवार और कर पाएंगे, ऐसा एक प्रस्ताव आया है। जी हाँ, भैया, आ सॉरी गए। है ना, कट गया था। जी भैया। तो एक गांव में जो सबसे अधिक जो लगने वाला जो समय होता है वो होता है बच्चों की शिक्षा में। तो मैं कह रहा था कि हमने जब मान लो 18 क्लास तक के बच्चों, 18 आयु तक के बच्चों को शिक्षा देना है, तो 15 कक्षाएं हो जा रही है। 15 कक्षाएं प्लस रिसेस होता है उनका, उसमें टिफिन खाना होता है, टॉयलेट जैसी व्यवस्था भी होती है, तो उसमें भी कुछ लोग लगते हैं। और रोज 7 पीरियड हो रहे हैं, उसको भी एक पीरियड मान लो तो 8 पीरियड, 8 × 15 मतलब 120 लोग चाहिए होते हैं यदि 6 घंटे काम कराए रोज। ये बहुत बड़ी एक संख्या है। ये जो शिक्षा है, कितने लोग चाहिए? 120 पीरियड है, यदि एक आदमी 1 घंटा देगा या एक पीरियड का जो घंटा है उतना देगा, तो 120 लोग चाहिए। ये बहुत बड़ा एक समय है जो चला जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि इतना देर कोई भी बच्चा कंसंट्रेशन से सुन नहीं पाता है। मैं तो कभी भी नहीं सुन पाया, बाकी लोगों की हालत तो और भी खराब रहती है। तो बहुत बड़ा हम एक समय देते हैं जो बच्चों को बैठा के ही रख दी, केवल बैठा रहता है, एक प्रकार से बांध के रख दिए, एक जगह में कैद कर। तो सीखने के लिए हमने केवल मान लिया है कि सुन के ही या लिख के ही सीखेगा, और भी चीजें जो है वो सीखने वाला हम नहीं बना पाए। तो मुझे लगता है कि इस पर नए डिजाइन पर सोचना चाहिए कि उत्पादन एक सीखने का काम है, सेवा एक सीखने का काम है। इनके लिए बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसी चीज होनी चाहिए। और उत्पादन एक दिन में नहीं सीखता है, बहुत लंबा समय लगता है, तो उत्पादन में बच्चों का कुछ समय दे सकते हैं। छोटे बच्चों को खेल का समय चाहिए, क्योंकि खेल ही वो है जो शरीर का विकास होगा, शरीर में शक्ति बढ़ेगी। तो उत्पादन या सेवा के लिए जो शरीर का जो तैयारी होना है वो उस पीरियड में हो सकता है। तो ये एक कार्यक्रम है जो हमको फिर से रीडिजाइन या रीथिंक करना पड़ेगा। हम इतना समय 6 घंटा दे रहे हैं, उसमें बच्चे का ज्यादातर समय व्यर्थ हो जाता है, तो वो हमको चाहिए। तो इस प्रकार से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की एक चीजें बन गई। लोग उत्पादन करेंगे, अपना उत्पादन उत्पादन विनिमय कोष को दे देंगे। विनिमय कोष पहले से ही तय करेगा कि आपको क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। नहीं तो हर व्यक्ति एक ही चीज का उत्पादन करेगा तो एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं होंगी। तो ग्राम सभा और ये सब मिलकर तय करेंगे कि क्या क्या चीजों का उत्पादन यहाँ हो सकता है और वो सब कौन कितना करेगा। हर एक को कोटा दे दिया जाएगा। हर कई चीजों का कोटा, वर्ष का कोटा होगा। जैसे धान होता है एक बार होता है, गेहूं एक बार होता है, तो उसका कोटा तो एक दिन का होगा। लेकिन दूध जो है दिन में दोनों टाइम निकाला जाता है, तो दूध का कोटा दोनों टाइम का बनाया जाएगा। तो ऐसी सब्जी है,
सब्जी का भी रोज एक टाइम का बनाया जाएगा। तो इस ढंग से एक नई डिजाइन को अभी से नया उसको सोचा जाएगा, और वो लोग विनिमय कोष में लाएंगे, और विनिमय कोष में जो लाएगा उसको लिख लिया जाएगा कि उसने इतना दिया है, उसका श्रम मूल्य इतना हुआ, और जो आएंगे वो भी ले लेंगे वहीं से, और मैक्सिमम चीजों का विनिमय उसी समय हो जाएगा। कच्चे चीजों का, दूध और सब्जी जैसे चीजों का तो विनिमय तुरंत होना पड़ता है, और कुछ चीजों को जैसे दाल है, चावल है, गेहूं है, इसको अपन रख सकते हैं। और दूसरे प्रकार के और यदि उत्पादन हैं जैसे हस्तशिल्प के, कुटीर के, तो उनको भी लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था हो सकती है जिसमें सबको रोजगार मिल जाएगा, और सबको कोई ना कोई भागीदारी होगी। कोई स्वास्थ्य में भागीदारी करेगा, कोई शिक्षा में भागीदारी करेगा। पर शिक्षा एक बड़ा चीज है, और उत्पादन उत्पादन भी शिक्षा का एक भाग ही है। उत्पादन सिखाना, सेवा सिखाना, विनिमय सिखाना, इसमें बच्चे शामिल होते जाएंगे और वो उसमें भागीदारी करते करते सीखते जाएंगे। ये पूरा एक परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का पूरा मॉडल है। तो उसमें पहली जो अवस्था है, सबसे जो जरूरी चीज है कि मानव में जो से मेरिट लिखा हुआ है वो होना चाहिए, पहला। दूसरा जो चीज है, 3 पीढ़ी के परिवार में जीने के लिए मानसिकता चाहिए, और उसके लिए अभ्यास चाहिए, कौशल चाहिए। तो अभ्यास की जगह चाहिए। अभी मैं देखता हूँ घरों में कोई काम ही नहीं है। पहले को जो भी काम होते थे सब अब मशीनों से होने लग गए, तो वैसे ही कोई काम नहीं बचा। तो ये एक डिजाइन है, और इसमें वही बात हो रही कि ये 10 की संख्या बाबू जी ने कहाँ से लाया। तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति के साथ जब उसको सोचा जाता है मानवीय व्यवस्था को, उसमें एक मानव की कैपेसिटी एवरेज कितनी होती है उसको देखा जाता है, और मानव की आयु कितनी है उसको हम देखेंगे। तो 3 पीढ़ी, कम से कम 3 पीढ़ी का समाज बनेगा ही। 3 और 4 पीढ़ी का समाज रहेगा, कई जगह 4 पीढ़ी रहेगी, और उसमें कितने लोग साथ में रह सकते हैं, तो उसके लिए एक ये डिजाइन बताया गया। इसमें योग भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी परिवार में 10 से कम है तो क्या करेंगे वो, तो दूसरे परिवारों के लोगों को लेकर एक परिवार बना लेंगे। ये थोड़ी बड़ी मानसिकता है कि दूसरे परिवार में रहना, या दूसरे परिवार के बच्चों को या किसी को अपने साथ रख लेने के लिए लोग तैयार होना, ये थोड़ा बड़ा मन है, लोग इसके लिए आज तैयार नहीं हैं। तो ये एक योग्यता और हो गई जो विकसित करने की जरूरत पड़ेगी। तो भैया इतनी सारी बातें मेरी समझ में आई है, आप लोग के सामने रखा हूं। और इस पर यदि कोई चीज अस्पष्ट है या कोई चीज और आपको ऐसा लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, तो मुझे बताइए, उस पर सोचते हैं। जी भैया, बहुत सुंदर हुआ। मुझे लगता है कि लगभग सभी आयामों को जो हमें देखने की जरूरत लग रही थी उन सब पर आपकी ओर से आ गया है। अ, एक हैंड रेज हुआ था, एक बार उनसे पूछता हूँ भैया कि उन्होंने। हाँ भैया, तब तक जो भैया है वो रखेंगे, तब तक एक मैं पूछ लेती हूँ। भैया जी ने ये तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बातें जो वाङ्मय में है कही ही। मेरी एक जिज्ञासा ये थी कि अभी जैसे शिक्षा संस्कार की बात भैया जी ने कही ना कि अभी क्या हाल है, जो हम केवल बिठा के रखते हैं, कई स्थितियां ऐसी बन जाती। और मैं देखी भैया जी अभी प्रेरणा विद्यालय में काफी कुछ जगह नवाचार किए हैं। तो मतलब अभी हम जहाँ हैं वहां से भैया जी ने जो जो उस विद्यालय में हुए हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो भी यदि हमको जब भी ऐसी अनुकूलता होगी बताएंगे, तो एक विजन वो होगा कि हाँ, ऐसा परंपरा में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जहाँ जितनी अनुकूलता बन सके। तो बच्चों के साथ सही मायने में हम फिर न्याय कर पा सकते हैं कुछ।
ठीक है दीदी, जरूर। यदि अभी लोगों का अनुमति है तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो कभी और कर लेंगे। जी भैया, अगर अभी ही हो जाता तो अच्छा ही रहता, इस रूप में कि जो तीन प्रकार से आपने बात रखी बताई कि एक तो अ, मानव का स्वयं में जो योग्यता संपन्न होना है, अर्थात स्वायत्त मानव के रूप में उसको विकसित होना है। दूसरा, मानसिकता में तीन पीढ़ी की बात पूर्ण रूप से स्वीकार होनी है, और परिवार व्यवस्था में भागीदारी की बात को स्वीकार होनी। और इस आधार से फिर अब आगे की कड़ियां जो हैं जुड़ती हैं। तो एक बच्चे में जो शिक्षा के जो आयाम बनते हैं वो अभी जो चल रहे हैं उनमें से तो स्पष्ट ही होता है कि वो नहीं है। पांच व्यवस्थाएं हैं, तो पांचों व्यवस्थाओं से जुड़ करके शिक्षा का स्वरूप जो है डिजाइन होगा। तो इसको आप भैया जो वहां पर हो रहा है उसको अगर हमें रख देंगे तो इसका और चित्र क्लियर हो जाएगा। जी भैया, यहाँ जो हो रहा है, 6 घंटे का जो विद्यालय है वो एक प्रचलित व्यवस्था है, इसको सब मानते हैं। सरकार एक निश्चित सिलेबस देती है, उसको पूरा करना होता है, वो भी मानती है। निश्चित समय में वो एग्जाम लेने कहती है, उसको लेना होता है। कभी कभी छुट्टी वो डिक्लेयर करती है, उसको भी हमको पालन करना पड़ता है। उससे ज्यादा छुट्टी हम नहीं दे सकते, उससे कम भी नहीं कर। तो जो भी विद्यालय चलाता है उन सभी पर ये लागू होता है, हमारे ऊपर लागू ऐसा नहीं। थोड़ी बहुत छूट होती है कि मान ली कोई दुर्घटना हो गई तो हम 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए पहले छुट्टी दे सकते हैं, या कोई उत्सव मनाना है तो उसके लिए दे सकते हैं। ज्यादा होने पर अभिभावक भी बोलने लगते हैं कि भैया आप बहुत छुट्टी देते हो। तो एक उस विधि से बना हुआ है। शिक्षक कौन होंगे, तो सरकार के नॉर्म्स हैं। छोटे कक्षाओं में डीएड होने चाहिए, और 8वीं तक चल जाता है वो। उसके बाद बीएड होने चाहिए। यदि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाना है तो बीएड होगा प्लस पीजी होना पड़ता है ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट। और अलग अलग सब्जेक्ट है तो उनको हमको यहाँ पर लाना होता है। उनके साथ जो भी उनकी कुछ सैलरी की आवश्यकता होती है उसको भी पूरा करना होता है, क्योंकि लोग रोज समय देंगे सारा दिन, उतने लोग तो अभी नहीं। और जो शिक्षा देना है वही चीजें हैं। शिक्षा के अलावा एक वातावरण होता है, जैसे हम अभी जो नॉर्म्स है, लगभग 1.5 गुना टीचर रखे जाते हैं। मान लीजिए हमारे 15 क्लास हैं, 15 क्लास में 1.5 गुना रखेंगे। उसमें भी हमारे 12th में 2 है, मैथ्स और बायो, और इसमें 3 है 10th में, कॉमर्स भी है। तो लोग हमारे पास 18 क्लास हो गए। तो 18 और उसका 1.5 गुना, 27 टीचर होना चाहिए। हमारे पास 46, 46 क्यों है? एक तो एब्सेंट होते हैं टीचर। जब एब्सेंट होते हैं तो क्लास खाली होती है। क्लास खाली होती है उस समय बहुत सारे झगड़ा झंझट और गड़बड़ियां होती है। उस चीज को टैकल करने के लिए हम लोगों ने उपाय क्या सोचा, शिक्षकों की संख्या ज्यादा। दूसरा, हम कुछ शिक्षकों को अधिकतम 4 पीरियड ही देते हैं, ताकि वो यहाँ पर तैयारी भी करें। और लगातार 7 पीरियड कोई बोल नहीं सकता है। तो टीचरों को एक तो हम कम पीरियड देते हैं, और खाली पीरियड में वो अगले पीरियड की तैयारी करते। तो स्कूल में एक वातावरण बने, सब दिखता है सब बच्चों को कि टीचर जो है पढ़ रहा है, बिजी कर रहा है, सब एक दूसरे को पढ़ते हुए देखते हैं। तो एक पढ़ने का वातावरण बनने के लिए ये करना पड़ता। तो संख्या ज्यादा है। बच्चा जब टिफिन होता है रिसेस के समय में, टीचर ही क्लास में बैठे रहता है और वो टिफिन खाता है साथ में। तो कभी भी बच्चों को अकेला छोड़ना ही नहीं है। जो इनडिसिप्लिन की घटनाएं ना हो उसके लिए टीचर की संख्या बहुत ज्यादा रखनी होती है। टीचर की संख्या ज्यादा रखनी होती है, मतलब पैसे ज्यादा लगते हैं। पैसे ज्यादा लगते हैं का मतलब विद्यालय पर आर्थिक एक बोझ बनता है। पर उसके रिजल्ट अच्छे आए तो लड़ाई झगड़ा स्कूल में होता नहीं है। और भी कई प्रकार की चीजें जो होने लगती है, जो थोड़ी सी जैसे टीन एज आता है उसके साथ, वो सब भी विद्यालय में अभी नहीं।
तो पढ़ाई मुख्य रूप से हो रही है और डिसिप्लिन वाला भाग है। डिसिप्लिन में संबोधन जो बाबा जी ने बोला हुआ था, जो रायपुर का हमारा अभिभावक विद्यालय है वहाँ प्रैक्टिस हुआ है, लगभग हमने उस प्रैक्टिस को पूरा का पूरा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो भाषा में संबोधन, संबोधन के साथ कुछ कुछ और व्यवहार को कर पाए हैं। और थोड़े बड़े होने पर जो CBMS की क्लास होती है उसमें हम कई चीजों पर चर्चा करते हैं। जैसे देखना है, मान लीजिए मैं किसी को देखता हूँ, यदि मैं थोड़ा लंबे देर तक उसको देख लेता हूँ, गेज करता हूँ, तो ये माना जाएगा कि घूर रहा हूँ। लोग बोलेंगे क्यों घूर रहे? थोड़ा कम समय देखूंगा तो बोलेंगे देखो वो मेरे को देख के कन्नी काटता है, तो मेरे को मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहता है। तो ये चीजें फिक्स तो नहीं है इस रूप में, लेकिन परंपरा में या समाज में ये फिक्स है कौन किसको कितने देर देखेगा, किस तरह से देखेगा। वही चीज यदि मैं सीधे देखता हूँ या तिरछी निगाह से देखता हूँ, दोनों का मीनिंग अलग। भैया फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं लग रहा है भैया। जी जी, लगा रहे फोन, लगाऊं? मैं लगा लेता अच्छा। नमस्ते। तो हाँ ये जो भैया। सारी चीज जी भैया। सही, कहाँ तक था, कहाँ तक था बताइए। आ, कितनी देर देखना है? हाँ हाँ, जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ। तो ज्यादा देर देख लिए तो बोला जाएगा घोट रहा है। और बॉयज बॉयज को थोड़ा ज्यादा देर देख सकता है, उतना देर बॉयज गर्ल्स को नहीं देख सकते या गर्ल्स बॉय को नहीं देख सकते। तो ऐसा हमारा एक सामाजिक सेटिंग, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और हम लोग इस पर, टीचर लोग और हम जो मानव तीर्थ में हम लोग चर्चा भी करते हैं इस पर, और कुछ न कुछ बच्चों तक भी पहुंचता रहता है। उसके लिए भी CBMS की क्लास होती है सप्ताह में एक बार, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की, और उसमें उनसे हम चर्चा करते हैं और उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे किस तरफ सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो मुख्य भाग तो भैया इतना ही है। दूसरा, एक असेंबली होती है। जैसे क्लास आती है शुरू में एक असेंबली होती है। असेंबली सबसे बोरिंग चीज होती है, क्योंकि उसमें नर्सरी का बच्चा रहता है जो 3 साल का होता है, और 12th का बच्चा रहता है जो 18 साल का है। इनको एक साथ खड़ा रखते हैं, इन दोनों का एक प्रोग्राम कैसे हो? जिनमें 18 साल वाले को मजा आता है उनमें इनको नहीं आता। तो हम लोगों ने इसको छोटा सा तोड़ कर लिया है, हमने 5 असेंबली कर ली है। प्री प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी, तीसरा मिडिल, चौथा 9th 10th, और पांचवा 11th और 12th। 5 असेंबली करते हैं। दूसरा, असेंबली का समय थोड़ा सा बढ़ा दिए, हम 10 के बजाय उसको 15 के बजाय उसको 20 मिनट की असेंबली रखते हैं। तो एक तो टीचर वहीं रहते हैं, और तुरंत वो जो हाजिरी है वहीं हो जाती है, समय एक उसका बच जाता है। नहीं तो टीचर को लेने जाना पड़ता है, क्लास टीचर को, और जाके हाजिरी देता है फिर आता है, तो 10 मिनट 15 मिनट उसमें खराब होते हैं, वो बच जाते हैं। दूसरा, असेंबली में हम अवसर देते हैं कि बच्चा आकर अपने बारे में कुछ बोले। तो हमने, तो सबसे पहले जो स्टेज फियर है दूर करना या उच्चारण ठीक हो, इन सबको चेक करने के लिए एक टूल बनाया हुआ है कि बच्चे अपना इंट्रोडक्शन बोलेंगे। तो इंट्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जो यहाँ की लोकल भाषा है। और 6वीं से बड़े बच्चे संस्कृत में भी अपना बोलते हैं। और ये 14 या 15 वाक्यों का एक सेट है। चारों भाषा में एक ही चीज को बोला जाता है। और क्योंकि हमारा असेंबली छोटा है, 5 है, तो हर असेंबली में लगभग 7-8 बच्चों को रोज मौका मिल जाता है। तो लगभग लगभग 30 35 40 बच्चों को रोज का एक मौका मिलता है। तो पूरे लगभग एक सप्ताह में या 1.5 सप्ताह में पूरा स्कूल को एक मौका मिल जाता है बोलने का। तो इससे एक बहुत बड़ी चीज हुई कि उनका उच्चारण ठीक हो गया है। बच्चे सबके बीच में आप बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं ये बोल नहीं पाया, तो उसमें खुद से सुधार के लिए इच्छा होती है। तो लोगों के उच्चारण में जबरदस्त सुधार हुआ है, बोलने की कला में सुधार हुआ है, स्टेज में जो डरते हैं वो उसमें सुधार हुआ है। और थोड़े जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उनको हम छोटा छोटा टॉपिक भी देते हैं, तैयार करके आओ। बड़े मतलब जो ज्यादा समय बिता दिए हैं, और वो करते हैं। तो असेंबली का एक बड़ा अच्छा उपयोग हो गया है। एक चीज और किए थे जो विद्यालय में है, ये सब पढ़ाई के बारे में ही है।
रोज हमने खेल के पीरियड रखे हैं, खेल के, म्यूजिक के, डांस के, क्राफ्ट के, ऐसे खेल तो लगभग कंपलसरी ही है, खेल होगा या डांस होगा, ऐसा करके हमने कुछ बांट दिया है। और नर्सरी में बहुत ज्यादा है, ये प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में थोड़ा कम किए हैं, और 6वीं से 8वीं में और थोड़ा कम किए हैं, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा कम किए। तो एकेडमिक वाला छोटे बच्चों में कम है। और जैसे छोटे बच्चों में हमने लगभग 17 प्रकार के या 18 प्रकार की एक्टिविटी रखे हुए हैं, जिससे बच्चों को हम बताएं। जैसे छोटे बच्चों के लिए एक स्टोरी टेलिंग रखे हुए हैं, कुछ स्टोरी टीचर बच्चों को बोलता है तो बच्चों को सुनने का एक मन बनता है, और उनसे पूछते भी हैं तो बच्चे उसको बोलते हैं, रिपीट करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे हम लोगों ने बहुत सारे चीजें बना के रखी हुई है, जिसमें उनको कोई ना कोई चीज सिखाया जाए। तो उसको उस समय को बांट दिया गया है, और अलग अलग तरीके से उनको सिखाते हैं। और कुल इसकी एकमात्र नीति है, टीचर बच्चे के साथ रहे। ऐसी प्रक्रिया में बच्चे जो हैं डिसिप्लिन में रहते हैं, एक अच्छी भाषा बोलते हैं, और कुछ समय तक, महीनों सालों तक ऐसी भाषा बोलते बोलते वो जो पुरानी कोई भाषा जो सीख के आता है, धीरे धीरे वो कम होने लगता है और यहाँ नहीं बोलता है। तो इसके अच्छे रिजल्ट दिखे हैं, अच्छी भाषा हो गई है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज हो गई है इनकी। और वो, मुझे लगता है कि लगभग 1 साल लग जाता है इसको स्वीकार करने में, अपनी भाषा को छोड़ के इसको हाई वैल्यू देने में। उसके बाद अभ्यास उसका शुरू हो जाता है। तो इसके अच्छे रिजल्ट हमको दिख रहे हैं। तो अभी हम शिक्षा में क्या सोच रहे हैं कि जो मानवतापूर्ण आचरण है, वो वाला भाग हम किसी विधि से दे सकें। अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान को यहाँ बोलना काफी कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंसेप्ट ऐसे हैं जो बाबा जी के और मॉडर्न जो एजुकेशन के भिन्न है। और इस आयु में बच्चों को ऐसा अंतर्द्वंद में डाल देना ठीक भी नहीं लगता। दूसरा, ये चीजों को हमको रिसर्च के द्वारा टीचिंग मटेरियल के रूप में स्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमको वही चीजें पढ़ाना होता है जो सरकार कहती है। बहुत ज्यादा चीजें हम उससे भिन्न नहीं दे सकते, है ना, हमारी मर्यादाएं हैं। तो वैल्यू एजुकेशन करके एक भाग है, वहां पर हम इसको करते हैं। तो ये दूसरा भाग है। तो हमको संबोधन में और भाषा में, बॉडी लैंग्वेज में, और ओवरऑल एक अनुशासन है, उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। शिक्षकों का और बच्चों के प्रति जो, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, वो अच्छा हुआ है। बच्चे विद्यालय को भय की जगह नहीं मानते, ये वो जगह, यहाँ पर वो आना चाहते हैं। अटेंडेंस बहुत हाई हो गया है, तो बच्चे स्कूल आने में उसको अच्छा लगता है, टीचर के साथ अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जो पहला चरण है कि हम किसी श्रेष्ठ का सानिध्य चाहते हैं, वहां से शिक्षा स्टार्ट हुई। और हमारे यहाँ फैशन बिल्कुल नहीं है, कोई नेल पॉलिश और लिपस्टिक और उस टाइप की चीजें नहीं है। एक यूनिफॉर्म है टीचर के लिए भी। तो जो बाहर का जो एक चमक धमक और आकर्षण और ये है जो फैशन परेड है, कल हमारा पहला शुभकामना दिवस मना है, जिसको फेयरवेल पार्टी कहते हैं। तो फेयरवेल पार्टी में हम लोगों ने बातचीत यहाँ से शुरू किया। सब लोग का मन था कि वो ये कपड़े पहनेंगे, वो पहनेंगे। तो हम बातचीत यहाँ से शुरू किए कि फेयरवेल कौन देता है। सबका ये कहना था कि 11th वाले देते हैं, 12th वाले को। हमने पूछा कि जब आप स्कूल में आए थे तो 11th वाले थे? उत्तर था कि नहीं थे। तो आपको स्कूल में बुलाया कौन? टीचर्स लोगों ने बुलाया, मैनेजमेंट ने बुलाया। तो आपको भेजेगा कौन? आपको फेयरवेल कौन देगा? टीचर देगा, स्कूल देगा। तो पहला तर्क उनको ठीक लग गया कि हाँ, टीचर ही हमको लाए हैं और वही स्थायी हैं, और फेयरवेल वही देंगे। फिर दूसरी बात हुई कि भाई क्या विद्यालय में वो आखिरी दिन होगा आपका, उसको आपको कैसे बिताना है? जैसा रोज बिताते हैं वैसा, या स्पेशल, कि डिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन? तो सबने कहा कि हम डिसिप्लिन में बिताएंगे।
तो उससे यूनिफॉर्म भी तय हो गया कि स्कूल के यूनिफॉर्म में ही आते हैं तो आएंगे। तो पहले 1 घंटे का खेल का कार्यक्रम रखा, उसके बाद फिर मंच के कार्यक्रम को शुरू किया और सभी बच्चों को 2-2 मिनट का समय दिया गया था। आपको 3 टॉपिक पर बोलना है कि स्कूल में क्या सीखा है और मेरे आगे का लक्ष्य क्या है और मेरे जो जूनियर्स हैं उनको मैं क्या बोलना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा। तो 2 मिनट का हमने बोला था, पहले सब लिख के दिए थे, उसको टीचर ने जो भी करेक्ट करना है भाषा वगैरह करेक्ट करवाया, बोलने की विधि को भी थोड़ा ध्यान दिया। उसके बाद कल सब लोगों ने बोला और तो इस ढंग से बच्चे अच्छा उस रूप में हो गए हैं कि ये सीख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुनने की इच्छा हो गई है और आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं बच्चों के आपस में और टीचर और बच्चों के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज जो बाबा जी जिसको मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं, उस भाग को हम कुछ सीमा तक दे पा रहे हैं। हाँ, जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन को देने के लिए प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद चेतना विकास के नाम से हम थोड़ी सी बातों को देते हैं। तो ये मोटा मोटा विद्यालय का ढांचा है। और बहुत ही बढ़िया भैया जी। मैं तो हम लोग तो कल थे ही प्रत्यक्ष और देखे कि वाकई में कितनी मेहनत हुई है कल के पूरे उस कॉन्सेप्ट को तय करने में कि किस तरह से इसको मनाया जाए, शुभकामना दिवस। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सुंदर था और बच्चों ने जिस तरह से प्रस्तुत किया पूरा क्रम, और फिर उनको जो दिया तो ऐसा लग रहा था डिग्री लेके बच्चे निकल रहे हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित और प्रेरणादायी पूरा प्रयास। अभी तो चूंकि समय हो रहा है, कुछ चीजें जैसे आपने कहा खेल वाला, तो हम खेल में क्या क्या चीजें बच्चों को दे सकते हैं, एक चीज ये थी। दूसरी चीज जो है, ये चेतना विकास को जो दे रहे हैं तो क्लास वाइज कैसे उसको तय करें कि किस क्लास में क्या देना है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा की क्लास में तो उसका क्या सिलेबस तय किए हैं। और ये जो प्रार्थना है तो फिर ये चूंकि 5 भागों में हो रही है, तो क्या इसको अलग अलग प्लेस में किया गया है सेम, तो ये जी, और इसको 5 अलग अलग प्लेस में ही करते हैं। हमारे पास अभी तो जगह है पर्याप्त, क्योंकि इस बच्चों की संख्या भी कम है और हमारे कमरे काफी बड़े बड़े हैं। तो 11वीं 12वीं को मिला के एक कमरे में बड़े आराम से हो जाता है। 9वीं 10वीं को मिला के एक कमरे में आराम, काफी बड़ा कमरा है हमारा। तो हमारे पास जगह है, तो पूरी असेंबली अलग अलग जगह करते हैं। तो जो केओस होता है ना असेंबली के समय, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है और बीच बीच में पूरी बड़ी फुल असेंबली भी करते हैं। वैसे प्रावधान तो रखे हैं कि सैटरडे को कर लें फुल असेंबली, तो कई बार फुल असेंबली कर लेते हैं, पूरे नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे आ जाते हैं। ऐसा करके एक ये सोच के रखें। चेतना विकास में क्या दिया जाता है, तो यदि ऐसा मन है तो मुझे लगता है कि हमने नियम तो ऐसा बनाया कि 12वीं के बच्चों को हमारे जो विद्यालय की डायरेक्टर है मृदु दीदी, वो सप्ताह में एक बार चेतना विकास लेती। तो खुल के बातचीत होती है, उनके टॉपिक सेट हैं, तो उनको पता चलता है कि बच्चों के मन में क्या आ रहा है। 11th वालों को जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सीता बहन है, वो लेती हैं। तो और 10वीं के बच्चों को जो प्रिंसिपल है रिभा दीदी हैं, वो लेती हैं। 9वीं के बच्चों को हमारी जो वाइस प्रिंसिपल हैं पूनम दीदी, वो लेती। तो सारे बड़े जो बच्चे हैं वो हर बार एक बार आंखों के सामने आज आ जाएंगे, जो टॉप मैनेजमेंट है इनके आंखों में, और उनमें क्या चल रहा है मन में ये पता हो जाएगा, उनको क्या डायरेक्शन देना है ये पता हो जा रहा है। तो जो है गाड़ी पटरी पे रहेगी ये मान के, ये हमारी नीति है। तो वो काफी अच्छा रहा। और 1 से 8 तक के लिए तो जो पहले पुस्तक कुछ लिखी गई है उसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके टीचर हमारे फिक्स हैं, उनके साथ बीच बीच में चर्चा भी होती है। तो ये है। तो भैया 9वीं से 12वीं तक भी टॉपिक फिक्स होंगे कि क्या चर्चा करना है कि आवश्यकता अनुसार।
कुछ फिक्स है, कुछ आवश्यकता अनुसार है। जैसे फेयरवेल मनाना था, तो सबसे चर्चा किया गया अलग अलग क्लास में जाके कि भाई फेयरवेल में क्या होता है। सबको पता है कि कपड़े पहन के आते हैं रंगीन रंगीन, कोई ऐसे है ना, तो फैशन परेड ही होता है। तो उनके साथ बात करना पड़ा कि भाई फेयरवेल कौन दे रहा है ना, फेयरवेल का मतलब क्या होता है। तो इस ढंग से बात कर करके वो लोग सब पूरी तरह स्वीकार लिए, और उसके बाद ही हम इसको इम्प्लीमेंट किए। तो उनको स्वीकार कराने में 2 से 3 महीना लगा है, मुझे 3 महीना लगा है। हाँ, ये बात तो हो रही थी मृदु दीदी से, बहुत मेहनत और हुई है मानसिकता बनाने में। हाँ, क्योंकि बाहर में कुछ और होता है ना। बिल्कुल। तो तो मानसिकता बना है। और सारे, कल मुझे बच्चों ने बोला भी कि ताऊ जी, मेरे को कई बच्चे ताऊ जी बोलते हैं, तो ताऊ जी बहुत अच्छा था तो। और उसमें समीर भैया थे, समीर वाजपेयी भैया, वो आए थे। और मेंटर में सूर्यकांत भैया और अंकिता दीदी हैं, डॉक्टर हैं, वो दोनों इनके मेंटर हैं हमारे, उनको पढ़ाया। और वंदना भाभी हैं, वंदना सिंघल जी, आप सभी जानते होंगे। तो वो भी थी उसमें, उन लोगों ने दिया। और स्कूल के टीचर्स ने थोड़ा थोड़ा बोला। बस इतना ही। बहुत बढ़िया भैया जी। खेल अम्बा का दीदी, बच्चा है जी। अम्बा दीदी, मीना भाभी और समीर भैया ने सबको टीका लगाया और आशीर्वाद दिया। ऐसा करके कार्यक्रम मंच में किया। वो अभी ऑनलाइन मिल जाएगा। 1-2 दिन में उसको डालेंगे यूट्यूब। कुछ तो ऑनलाइन करने की कोशिश किया था, वो बहुत अच्छा टेलीकास्ट हुआ नहीं, तो उसका रिकॉर्डिंग अभी देंगे। तो कुल मिला के जो स्कूल में हम जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन नहीं दे सकते, कुछ तो बताया ही जाता है। जैसे अभी 12th में जैसे बायो पढ़ते हैं, तो बायो में डीएनए बताया जाता है, जीन बताया जाता है, और बहुत सारी चीजें बताई जाती है। और परमाणु बताया जाता है। बहुत सारी चीजें तो पढ़ना, तो ये 4 अवस्था ही पढ़ना है ना, उससे अलग तो कुछ पढ़ने की वस्तु है ही नहीं। तो और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मानव के जो चीजें हैं, जिसमें आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जगह तो ठीक ही है। तो वो लोग पढ़ते हैं। और हम सोच रहे हैं कि मानवतापूर्ण आचरण वाला भाग आ जाए, भाषा आ जाए, संबोधन आ जाए, बॉडी लैंग्वेज आ जाए, और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, विश्वास है, स्नेह है, वो स्थापित हो जाए। तो एक नीति बना के रखें कि 2 लोग की ज्यादा दोस्ती नहीं होना, और 2 लोग में ज्यादा दूरी नहीं। तो कोई 2 लोग ज्यादा साथ होते हैं तो फिर उनको दूर करके अलग अलग बैठाते हैं। कोई 2 लोग दूर दूर ही रहते हैं तो उनको पास में बैठाते हैं। ऐसा लगातार हर सप्ताह सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करते हैं पूरे स्कूल में। क्लास टीचर की जिम्मेदारी होती है। और इस ढंग से कोशिश करते हैं कि सब सबसे समान दूरी में आए, और उनको भाषा में भी बोलते रहते हैं। इसके आज जो पीछे सबसे क्या रीजन है? आज जो सबसे बड़े जो दुश्मन देखेंगे ना आप, वो कभी एक दिन बहुत अच्छे दोस्त। तो अच्छा। ज्यादा दोस्ती होने के बाद लोग अपना सीक्रेट बोलते हैं। सीक्रेट माने जो गलतियां किए रहते हैं। और उसके बाद जब जैसे ही झगड़ा हो जाता है, तो उसको अभी लगता है कि मेरा सीक्रेट वो दूसरे को बता देगा। तो वहां तक दोस्ती को मत ले जाओ कि अब सीक्रेट बोलने का समय आए। जब सीक्रेट बोलने का मन होता है, इसका मतलब है कि अब दोस्ती को बदल दो। सीक्रेट कोई बोलने की चीज नहीं है। गलती हुई है तो उसको सुधारने की चीज। तो इसकी हम खूब चर्चा करते हैं यहाँ। हॉस्टल में तो बच्चों के साथ बहुत चर्चा होती है, मैं भी खुद शामिल होता हूँ। और स्कूल में भी थोड़ी थोड़ी ये चर्चा होती है। तो ये भी एक बना के रखें कि सबके साथ समान दूरी हो, किसी के साथ ज्यादा ना हो, किसी के साथ कम ना हो, ऐसा। और बड़े बच्चे छोटे बच्चे को पढ़ाने वाला एक प्रयोग किया, उसके थोड़े से रिजल्ट आए हैं। और सप्ताह में उसमें बच्चों को 2 दिन मिलता है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को करते हैं, और हम उसमें रिवीजन करते हैं। मतलब 6वीं में 8वीं का बच्चा 1 to 7 का रिवीजन करता है सप्ताह में 4 दिन। 7वीं का बच्चा 1 to 6 का रिवीजन करता है। हमने वो बांट के रखा हुआ है, उसकी पुस्तक बनाई हुई है। 6वीं का 1 to 5 का रिवीजन करता है, 5वीं का 1 to 4 का करते हैं। तो 2 से लेकर 8 तक ये सिस्टम रखे हुए हैं कि यदि वो रिवीजन करते रहता है, तो जो आगे पाठ पीछे सपाट वाला है,
उसमें थोड़ी सी राहत हो, तो जो कैरी फॉरवर्ड होने में भी कुछ मदद मिली है। तो अभी उस पीरियड को और ज्यादा अच्छा करने का सोचे हुए हैं, उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग हुई है और ये बहुत अच्छे से करने का हमने मन बना के रखा है। ठीक है भैया, बहुत मेरी ओर से बात हो गई। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। भैया बहुत सारे प्रश्न तो अभी रह गए हैं मुझे लगता है, अ, जो परिवार मूलक व्यवस्था को लेकर के भी, और जितनी बातें अभी आपने रखी तो उससे भी लग रहा है कि और थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में जितने काम हो रहे हैं ये तो स्पष्ट हुआ। अभी जो चर्चा हुई कि अ, परिवार व्यवस्था में भागीदारी को लेकर, और परिवार एक स्ट्रक्चर है जो अनिवार्य रूप से हर मानव के साथ है, इस बात की स्वीकृति को लेकर, जिसमें 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, और स्वयं में योग्यता वर्धन इस रूप में कि मैं स्वायत्तता की जगह पर हो सकूं, हर बच्चा स्वायत्तता की जगह पर हो सके। तो ये सारे शिक्षा के जो बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को लेकर जो अ, कुछ भी जो उपाय हो रहे हैं उसको एक जानने की आवश्यकता लग रही है। दूसरा, आज अगर परिवार मूलक व्यवस्था की तरफ हम अगर देखना चाहें तो हमारे लिए जो क्रम बनेंगे वह क्या बनेंगे, ये एक देखने की आवश्यकता लग रही है। जिस पर आपने हालांकि बात तो कही है कि पहले तो ये मानसिकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है, और ये व्यवस्था को भी ये पता चले कि ये परिवार का अर्थ जो है वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, बल्कि परिवार का अर्थ जो है 3 पीढ़ियां या 4 पीढ़ियां एक साथ। और इस प्रकार हर व्यक्ति को इस मानसिकता के साथ होने की आवश्यकता है कि वो परिवार व्यवस्था को पहचाने और परिवार व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप को भी अपने आचरण में देखने का प्रयास करे। और इस तरीके से ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि हर एक व्यक्ति को जब तक इस जगह पर स्वयं में वो नहीं पहचान रहे कि वो स्वायत्तता की जगह पर हो रहे हैं, तब तक तो परिवार मूलक व्यवस्था की तरफ गति का जो आधार है वही नहीं बनता है। तो ऐसे में आज हम सब के लिए जो भी अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या पाथेय बनता है, और किस तरह से इस क्रम को, जैसे बच्चों में ये डिजाइन है कि वो 3 के बाद चौथी कक्षा में, 3 के बाद जो है पगली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पहुंचते हैं 18 साल तक में। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए भी क्या ऐसा कोई डिजाइनिंग हम कर सकते हैं कि हम 1 साल में ये करें, 2 साल में वो करें, और इस प्रकार एक समय 10 साल में, 15 साल में या 5 साल में हो सकता है कि परिवार मूलक व्यवस्था की तरफ हम विकसित हो जाएं। तो इनको भी हम आपसे विस्तार से थोड़ा, मुझे लगता है कि जानना चाहते हैं। तो भले ही आपने कहा भैया कि 12 सप्ताह हो गए, लेकिन हमें लगता है कि और 1-2 सप्ताह की जरूरत होगी। भाई जी। अभी एक सप्ताह कर लेते हैं अगले सप्ताह में, जी। और उसके बाद थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। और उसके पीछे कुछ कारण यहाँ के भी हैं, थोड़ी मेरी व्यस्तता भी रहेगी। और जी। ये भी है कि जो बोला गया उस पर आप एक बार चर्चा कर लीजिए, कितनी बातें अनावश्यक चली गई हैं, कितनी गलत चली गई है, कितनी काम की हो गई, और इसके आधार पर चर्चा करके फिर यदि लगता है तो फिर उसको आगे और एक बार कर सकते जी भैया। हैं ना। तो 6:10 लगभग हो रहे हैं। एक जी आध अभिव्यक्ति अगर मैं पूछ लेता हूँ भैया, कि अगर किन्हीं का कुछ कहना है। अभी तक की जो चर्चा है, किन्हीं को अगर कुछ कहना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो मुझे लगता है भैया काफी सार्थक चर्चा हुई है। हम सबको और मनन करने की आवश्यकता है। अगले सप्ताह में हम विस्तार से फिर से सुनना चाहते हैं। जी भैया। ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी आपको भी, और रमाशंकर भैया जी को भी। इतना सुंदर क्रम सज पाया सबके प्रयास से। जी बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद भैया। सभी ठीक को है बहुत बहुत भैया, सभी को नमस्ते। प्रणाम। सभी को नमस्ते, प्रणाम। सभी को। जय हरिहर।